पढ़ा था, व्हाट इज PHP और क्यों यूज किया जाता है। मैं थोड़ा सा क्विकली उसको रिवाइज कर देता हूँ। साथ साथ हम PHP का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी जिक्र किया था। तो इस क्लास के अंदर बेसिकली व्हाट आइडिया इज कि वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, क्योंकि PHP की ज़्यादा कोडिंग हमने भी की नहीं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। वी विल यूज समथिंग कॉल्ड W3 Schools एज अ नोट्स वेबसाइट। यू नीड अ रेफरेंस वेबसाइट, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारी और बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, नोट्स हैं, कुछ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता रहा हूँ। एक और हैंडआउट्स है मटेरियल, वो भी मैं आपको इसके साथ प्रोवाइड कर दूंगा, मैं भी इस पर आके बात करता हूँ। लेकिन साथ साथ जो बेसिक हमारा प्राइमरी आज का मकसद है कि वी विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड W3 Schools एज आवर प्राइमरी वेबसाइट, एज आवर प्राइमरी नोट्स वेबसाइट। वजह उसकी ये कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी सिंपल से एक्सप्लेन की हुई हैं। अक्सर नोट्स या बुक्स में जब हम जाते हैं ना तो उसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है, समझने में बहुत टाइम लगता है वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैं W3 Schools को इसके लिए भी रेफर कर रहा हूँ कि यार उसमें एक बात दो जुमले लिखें और टू द पॉइंट लिखें, यार ये चीज़ करनी है, ये जुमला लिखें बस। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ बेसिक टेक्निकल टर्म्स में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ। तो इट बिकम्स वेरी इजी, और जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आता है तो वो पूरी इसने एक इंडेक्स बनाई हुई है, यू कैन वेरी इजीली गो थ्रू दिस और उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के अंदर हम बेसिक्स ऑफ PHP, जितने भी बेसिक कॉन्स्टेंट्स को चीज़ें हैं जो कि उम्मीद है कि हमने ऑलरेडी किए हुए होंगे, तो वो मैं W3 Schools से क्विकली 1 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे PHP के एडवांस सेक्शन जो है, जिसमें फॉर्म हैंडलिंग, सेशन मैनेजमेंट, कुकी मैनेजमेंट, ये अगले घंटे में कोशिश करेंगे कि हम उसको कंप्लीट करें। फिर तीसरा जो हाफ होगा हमारे पास वो SQL का है कि हाउ डू वी यूज SQL विद PHP, फिर उसके साथ हम आगे काम करेंगे। टेक्निकली PHP इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, बाय सर्वर साइड मीन्स के ये सर्वर पर रिजाइड करती है, क्लाइंट के ऊपर रिजाइड नहीं करती। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, ये तीनों क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। क्लाइंट का मतलब ये कि जब आप इसके अंदर कोडिंग करते हो तो जब यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो एक्चुअली उसका पूरा सोर्स कोड उस यूज़र के पास आ जाता है, और वो सोर्स कोड उस यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर उसी वक्त एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के नतीजे में वो यूज़र के पास आउटपुट जनरेट करता है। इसीलिए उसको हम कहते हैं ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, मतलब ये क्लाइंट के PC पे एग्जीक्यूट होती है। तो जब हम कोड लिखते हैं, चाहे एक यूज़र हो चाहे 1 लाख यूज़र्स हो, सबके पास इंडिविजुअल अलग अलग कॉपी उस यूज़र तक पहुंचती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की। वो ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट जनरेट करके देता है। इसीलिए इसको क्लाइंट कहते हैं कि यार ये वो लैंग्वेजेस हैं जो क्लाइंट के PC के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। आ जाते हैं PHP के ऊपर। PHP हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज कहलाती है। ये वो लैंग्वेज है जो एक्चुअली सर्वर के ऊपर होती है, सर्वर के ऊपर रिजाइड करती है, सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है इसको एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सर्वर साइड कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा जिक्र किया था, मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूं। हम इन दोनों को मिला के कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पहला चीज, एक क्लाइंट साइड, एक सर्वर साइड। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड, PHP हुआ, Node.js हुआ, ASP.NET हुआ, ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस कहलाती है। ठीक, अब जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, या जिसको हम 3 tier आर्किटेक्चर भी कहते हैं। एक सर्वर साइड है, एक क्लाइंट साइड है और एक डेटाबेस, 3 चीजें हमारे पास इस्तेमाल होती है। ठीक, अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता क्या है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को कि भाईजान मुझे मेरे फेसबुक का वॉल दिखाओ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम का वॉल दिखाओ, मुझे मेरा ट्विटर का पेज दिखाओ, जिन जिन लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूं उनकी ट्वीट्स। ठीक, मुझे मेरा ईमेल अकाउंट दिखाओ, मुझे मेरा दराज का पेज दिखाओ जो मैंने शॉपिंग की हुई है, जो मैंने चीज की हुई है। हजारों यूजर्स हैं, हर यूजर अपने हिसाब से अपनी चीज मांग रहा है कि मुझे मेरा कंटेंट दिखाओ। ये ब्राउजर किसे एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है सर्वर, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। अब वो जिस तरीके से भी करे, आगे हम करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले लॉगिन चेक करते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं, फिर यूजर का डेटा चेक करते हैं कि भाई यूजर ने किस किस दोस्त को फॉलो किया हुआ है, उस दोस्त की नई इस वक्त लास्ट 2 घंटे में 4 घंटे में कौन सी पोस्ट है वो रीड करके ले आओ, कौन से ट्वीट्स किए हैं वो ले आओ। मैंने अगर लॉगिन किया तो मेरे जो शॉपिंग कार्ट में टेबल में मेरी एंट्री पड़ी है वो ले आओ, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के नतीजे में उसने फैसला किया कि यार ये जो यूजर जिशान भाई आया है मेरे पास,
इसको मुझे कौन सा डेटा दिखाना है। तो जो डेटा दिखाना है कौन सा, ये फैसला करता है सर्वर। इसीलिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहता है। क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट की बिना पर सर्वर फैसला करता है कि मुझे क्या दिखाना है यूजर को। फिर वो क्या दिखाना है कैसे पता चलेगा, वो उस यूजर को उठाएगा, डेटाबेस में जाएगा, क्यूरीज लगाएगा, एसक्यूएल से डेटाबेस में एंट्रियां उठाएगा, आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट वापस HTML CSS की फॉर्म में क्लाइंट के पास भेज देगा। तो क्लाइंट से हम कहते हैं रिक्वेस्ट आती है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और एक रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस क्लाइंट को देता है। रिस्पॉन्स भी इवेंचुअली HTML CSS जावास्क्रिप्ट के सूरत में जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के पास ब्राउजर है, ब्राउजर HTML CSS जावास्क्रिप्ट चलाता है। तो इसीलिए हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो एनीहाउ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के पास नजर HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, सर्वर के पास PHP या ASP.NET या Node.js वगैरह है। वो रिक्वेस्ट रिसीव करती हैं, उसके बेस पे डिसीजन मेक करती हैं, डेटाबेस में से डेटा निकालती हैं, फिर उस डेटा को किस तरीके से यूजर को दिखाना है वो फैसला भी PHP या सर्वर साइड लैंग्वेज करती है। फिर वो डेटा को पैक करके सर्वर को वापस भेज देती है, ये लो भाई ये चीज तुम्हें दिखानी है। इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिसीव की, प्रोसेस किया, डेटाबेस को इन्वॉल्व किया, डेटाबेस में से रीड किया, फिर फाइनल आउटपुट जनरेट करके वापस क्लाइंट को भेज दिया। तो PHP का हमारा काम यह है कि हमें सर्वर साइड पे चाहिए। अब PHP को चलाने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए सर्वर। PHP को चलाने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए सर्वर। सर्वर के लिए हम पहले बात कर चुके थे कि हमें एक चीज चाहिए होगी, WXAMP डाउनलोड आप कर दो, ठीक। और ये फिर से आ गया मेरे पास, आई एम नॉट अ रोबोट। एक बात सुबह से हर बात पे रोबोट का तस्दीक ले रहा है ये। बहरहाल तो गूगल पे जाके जैम्प डाउनलोड आप करेंगे, जैम्प आ जाएगा। अब जैम्प क्या, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे अपने पीसी को सर्वर में तब्दील कर दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन रिमेंबर, इससे पहले हमने काम किया था ब्राउजर के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। HTML CSS के लिए मैंने कहा आप नोटपैड में लिखें, HTML विंडो में लिखें या कहीं भी लिखें, ब्रैकेट यूज करें, PHP स्टॉर्म यूज करें, नोट कोड ब्लॉक्स यूज करें, आपकी मर्जी है। ब्राउजर हमें चाहिए पीसी के अंदर डिफॉल्ट में मौजूद है। PHP सर्वर साइड है, PHP को चलाने के लिए हमें सर्वर चाहिए। सर्वर कहां से लाएं? खरीदने गए तो बहुत महंगा कंप्यूटर है, रेंट पे लेने गए तब भी बहुत कीमत आएगी। अभी तो हम सीख रहे हैं, उसके लिए हजरत अंग्रेज ने हमारे लिए एक और सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका नाम रखा है जैम्प। उस जैम्प के अंदर आपके पास अपाची सर्वर है जो कि रिक्वायर्ड होता है PHP के लिए। PHP की JDK है, SDK जिसको सॉरी हम कहते हैं, जिसमें PHP का सारी API आ गई। PHP के साथ साथ MySQL का सर्वर है, साथ साथ MySQL की API है। और ये पूरा सिस्टम बना के उसने एक सॉफ्टवेयर दे दिया कि यार भाईजान ये एक सॉफ्टवेयर लो, इसको इंस्टॉल करो, आपके पास सब चीजें इकट्ठी होकर आ जाएंगी। तो वंस यू इंस्टॉल दिस, नाउ दिस पीसी विल बिहेव लाइक ए सर्वर। मैं इस पीसी को रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा, वो वापस रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। उसके लिए हम जैम्प डाउनलोड करते हैं। गो ऑन टू योर ब्राउजर, जैम्प डाउनलोड करो। बेताशा इसके अभी यूजेस है हमारे पास कंप्लीटली PHP का जो हम काम करते हैं वो जैम्प सर्वर के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। जब आप जैम्प पे जाओगे तो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन आपके पास मौजूद है विच PHP 7.4 वर्जन। आप विंडोज के लिए इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, बहुत आसान है। जब आप इंस्टॉल करने जाओगे तो भाई आपसे सिर्फ शुरू में एक चीज वो पूछेगा कि मैं इंस्टॉल कहाँ पे करूँ। बाय डिफॉल्ट वो कहेगा कि यार मैं C ड्राइव में जाके, ठीक है, जैम्प का एक फोल्डर बना के वहां पर इंस्टॉल करूँ। तो आप वहीं पे कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कहीं कहीं पे हम रिक्वायर करते हैं यार C ड्राइव में नहीं बना, C ड्राइव उमूमन करप्ट आती है, हर दूसरे दिन विंडोज को हमें छेड़छाड़ करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत मसला पैदा होता है। तो बेहतर ये कि जब आप इंस्टॉल करने जाओगे आपसे पूछेगा यार मैं C में ही करूँ, हम कहते हैं C में नहीं करो भाई, इसको D में कर दो, ताकि कल को अगर मैं C की विंडोज उड़ाऊँ मेरा पूरा डेटा ना चला जाए। हमने D ड्राइव में मैंने इसको इंस्टॉल किया। जब D ड्राइव में इंस्टॉल किया तो यहाँ पे इसके पूरा फोल्डर आ गया। यहाँ पे एक और चीज हमारे पास पड़ी होती है, जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक, ये जैम्प कंट्रोल पैनल हमारे पास जो है वो मौजूद है। बस, तो ये जैम्प आ गया। अब इसको जब आप रन करने जाओगे या रन करने से पहले एक और छोटी सी ट्रिक हम करते हैं। इसको किया राइट क्लिक, इस भाईजान के हम चले गए प्रॉपर्टीज में, जैम्प कंट्रोल पैनल के हम चले गए प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद चले जाओ कंपैटिबिलिटी में। कंपैटिबिलिटी में जाने के बाद इस भाईजान को कर दो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जरूरत नहीं है उमूमन, लेकिन उमूमन जैम्प को मैंने क्रैश होते हुए देखा है।
तो हम दोबारा इंस्टॉल कर दें, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने डेटाबेस इन्वॉल्व की हुई तो जब आप नया जैम्प करोगे तो नई फाइलें करता है, पुराना सारा डेटाबेस उड़ा दिया, सोर्स कोड नहीं जाता, डेटाबेस की डिपेंडेंसी क्रैश हो जाती। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जैम्प में आता है। अगेन अक्सर औकात क्योंकि सर्वर है, इट बिहेव लाइक अ सर्वर, कभी कभी लाइट चली गई, अचानक से सिस्टम शट डाउन हो गया, पावर क्रैश हो गया, विंडोज क्रैश हो गई, तो सर्वर सही से शट डाउन नहीं होता। जब शट डाउन नहीं होता तो सोर्स कोड को तो डैमेज नहीं करता, लेकिन आपकी डेटाबेस के साथ कुछ फाइलें करप्ट होने की प्रॉब्लम्स आई हैं, कॉमनली आई हैं जैम्प के अंदर। ठीक, तो उसके लिए उसको हम रेकमेंड करते हैं टू इंश्योर कि इट वर्क्स फाइन, मेक श्योर कि आप उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, इससे थोड़ा सा उसको राइट्स और मिल जाता है। दूसरा, क्योंकि ये सर्वर के तौर पे बिहेव करेगा, इसको विंडोज के राइट्स एनी हाउ चाहिए होते हैं। जब उसको राइट्स मिले होते हैं ना, तो अपनी फाइलें, बैकअप फाइलें, डंप फाइलें, एक्स्ट्रा कुछ कचरे वचरे की फाइलें बनाता है, ये वो सही से इंस्टॉल कर रहा था, आपको बार बार तंग नहीं करेगा। तो जब से मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाया लास्ट 1.5 साल से, मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। उससे पहले जो दूसरे पीसी में थे, हम नॉर्मल चलाते थे, तो प्रॉब्लम हर 15 दिन महीने के अंदर एक दफ़ा जैम्प जरूर रन करता था। ठीक है, तो बहरहाल इसको हम उठा के वापस कर दिया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके करके बंद कर देंगे। नाउ व्हाट विल हैपन कि वंस यू डबल क्लिक ऑन इट, आपसे पूछेगा भाई ये प्रोग्राम है मैं चलाऊं, मैं कह दूंगा यस, इसको बखूबी चलाओ, आपके पास जैम्प का कंट्रोल पैनल आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इसने पूछा है अपाची सर्वर। नाउ रिमेंबर, पीएचपी को चलाने के लिए आपको अपाची सर्वर चाहिए, जैम्प नहीं चाहिए। उमूमन एमसीक्यूज में, इंटरव्यू क्वेश्चंस में, जॉब के अंदर आपसे लोग पूछते हैं यार पीएचपी के लिए सर्वर कौन सा चाहिए। कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत हल्का। 90% लोग कहते हैं जैम्प चाहिए हमें। जैम्प सॉफ्टवेयर का नाम है, सर्वर का नहीं है। जैम्प के अंदर अपाची सर्वर है। जैम्प एक पैकेज बना दिया, ठीक, XAMP, ठीक है, जो XA है, X फॉर लिनक्स है शायद, इफ आई एम नॉट टू करेक्ट। A स्टैंड करता है अपाची, M P फॉर PHP, और इसी तरह, मतलब इस तरह इसके कोई अब्रीविएशन है, मुझे कहीं से याद नहीं पड़ा एग्जैक्टली। तो इसमें एक्चुअली ये पूरा पैकेज है। जैम्प जो है, इस जैम्प के अंदर अपाची सर्वर है। तो उसूलन इफ आई आस्क यू, इवन इन योर मिड टर्म तो हो गए शायद अपने, लेकिन एग्जाम में, लैब टेस्ट के अंदर, इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर, जॉब क्वेश्चंस के अंदर, व्हाट इज द सर्वर दैट इज रिक्वायर्ड बाय पीएचपी और व्हिच सर्वर इज रिक्वायर्ड बाय पीएचपी, हम कहते हैं अपाची सर्वर। पीएचपी के लिए अपाची सर्वर चाहिए। मजे की बात यह है, ये सर्वर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सर्वर फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन जब आप ये वेबसाइट हम होस्ट करने जाते हैं तो बैकएंड पे अपाची सर्वर फ्री है। हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं सर्वर्स के ऊपर, अगेन फ्री है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और फिर उस पर अपाची सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, अगेन अपाची सर्वर भी फ्री है, पीएचपी भी फ्री है। तो ये पूरा पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। इसीलिए वेबसाइट होस्टिंग दुनिया में जितनी भी हैं वो लिनक्स को यूज करती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। लिनक्स के लिए आपको सर्वर की जरूरत नहीं। फिर अगर आप वेब होस्टिंग पे जा रहे हैं तो पीएचपी के लिए अपाची सर्वर चाहिए, अगेन अपाची फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे की जरूरत नहीं। पीएचपी बजाते खुद लैंग्वेज ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पूरा मुफ्त का खेल है, इसीलिए हम पाकिस्तानी इसको बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मुफ्त का माल है भाई। इसी बरक्स विंडोज पर आ जाओ, विंडोज बाकमाल है, लेकिन विंडोज सर्वर के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, क्योंकि विंडोज नॉर्मल नहीं चलेगी, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सर्वर के ऊपर चलाने के लिए विंडोज सर्वर एडिशन चाहिए, उसका लाइसेंस कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। फिर उसके लिए आपको ASP सर्वर चाहिए, उसकी अलग से लाइसेंस कॉस्ट आती है। फिर उसके लिए आपको ASP.NET सीखनी पड़ेगी, उसका अलग खफा है। तो ये तीनों पेड सर्विसेज आ जाती हैं। इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, ठीक है, बहुत सारे उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले उसको तराजू में तोलते हैं पैसे में, कि मुझे उस पर कितना खर्चा लगेगा, इस पर कितना खर्चा लगेगा। सर्वर अपाची का, लिनक्स का बहुत चीप मिलता है। अगर आप वेब होस्टिंग पे जाएंगे तो आपको एक सिंपल छोटी सी वेबसाइट अगर मैं बना रहा हूँ तो 3 से 4,000 5,000 रुपये में पूरे साल का लाइसेंस मिलता है। 8,000 रुपये में आपको एक अच्छा 500 GB का पूरे साल का लाइसेंस मिलेगा। 8,000 रुपये में पूरे साल का अपनी वेबसाइट के लिए लाइसेंस मिल जाता है। वहीं पे आप विंडोज का सर्वर लेने जाओगे तो आपको 1 से 1.25 लाख रुपए का पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट, क्या आप ले रहे हो, कितना स्पेस ले रहे हो, इट वेरीज एज वेल। 50 से 60,000 स्टार्टिंग होता है। वाई? बिकॉज उसकी सारी कॉस्ट आ जाती है। तो ये एक मेजर फैक्टर हमारे पास है। तो इसीलिए रीजन हम PHP क्यों यूज कर रहे हैं, अपाची क्यों यूज कर रहे हैं,
तो रीजन इज दैट दिस इज द मेन रीजन। हम ASP भी पढ़ सकते हैं, कोर्स में स्पेसिफिकली PHP का लफ्ज नहीं है, लेकिन PHP पढ़ने का एक मेन वजह ये है, यही वजह है कि 90% वेबसाइट्स दुनिया की PHP बेस्ड हैं। फेसबुक भी PHP से ही स्टार्ट हुआ था, फिर ऑब्वियसली इट हैज चेंज्ड इट्स टेक्नोलॉजी टू रिएक्ट, नाउअडेज प्राइमरीली वो यूज कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेजर वेबसाइट्स दुनिया की जितनी भी हैं सारे हमारे पास PHP को इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉब मार्केट के वाले से भी PHP स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, फिर आगे इसके फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी चल रही होती है। सो बहरहाल वी स्टार्ट द XAMPP, वी स्टार्ट अपाची, वी स्टार्ट MySQL, इन दोनों सर्विसेज को हमने स्टार्ट कर दिया। तो मेरा अपाची सर्वर भी रनिंग स्टेट में आ गया, मेरा MySQL का सर्वर भी रनिंग में आ गया। अपाची हम PHP के लिए यूज कर रहे हैं, MySQL डेटाबेस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों सर्विसेज स्टार्ट हो गई, ये ग्रीन होने चाहिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स कि माई सिस्टम्स आर रनिंग ऑल गुड एंड ओके। मैं वापस अपनी वेबसाइट पर आ गया, यहाँ पे आने के बाद हजरत मैं लिखूंगा लोकल HOST होस्ट, ठीक। इफ आई राइट लोकल होस्ट आई शुड बी शोन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। अब मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट, ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड आ गया, इसको इग्नोर करते हैं अभी। मेरे पास XAMPP, अपाची, MariaDB, PHP, Perl, ये आ गया XAMPP का फुल फॉर्म, ठीक। XAMPP का फुल फॉर्म आ गया, अपाची, MariaDB, PHP एंड Perl, इन तमाम की कॉम्बिनेशन मिला के XAMPP बनाते हैं। X उमूमन हम यूज करते हैं शायद प्लेटफॉर्म के लिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर कुछ ऐसा ही आया होगा, या XAMPP PHP करके आया था। बहरहाल ये आपके पास पेज आ गया, दैट मीन्स कि आपका सर्वर इज अप एंड रनिंग। यहीं पे आपके पास आ रहा है माई PHP एडमिन। इफ आई क्लिक ऑन दिस तो इट शुड ओपन माई डेटाबेस पेज। अब यहाँ पे आपका MariaDB का सर्वर टाइप रन हो रहा है फॉर योर MySQL। इसका मतलब ये हुआ कि माई एडमिन भी आ गया मेरे पास, डेटाबेस का MariaDB का सर्वर, और मेरे पास जो मेरा PHP का लोकल होस्ट था वो भी भाईजान अप एंड रनिंग है, ठीक। अब यहाँ पे हमने लोकल होस्ट क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज द URL ऑफ आवर सर्वर। जब हम google.com लिखते हैं तो हम गूगल के सर्वर को एड्रेस करते हैं, जब मैं facebook.com लिखता हूं तो फेसबुक के सर्वर को एड्रेस करता हूं। किसी भी सर्वर का नाम है, दराज.com लिखा, दराज के सर्वर जहां पे दराज का कोड पड़ा है उसके नाम है, उसकी लोकेशन है, ठीक। तो उसका नाम, जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं, इसी के बैकएंड पे हमें पता है कि एवरी डोमेन नेम इज मैप्ड टू समथिंग कॉल्ड IP एड्रेस। एवरी डोमेन नेम एट द बैक एंड इज मैप्ड टू समथिंग कॉल्ड IP एड्रेस। डोमेन नेम सर्वर का पता है, DNS क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ी होगी अभी, ठीक। DNS हमारे पास डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं जो सर्वर के ऊपर रिजाइड करते हैं, जो आपके नाम को IP एड्रेस से मैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल में अपना जो फोन नंबर हम सेव करते हैं, तो आप सेव करते हो जिशान के नाम से, लेकिन बैकएंड पे उस पर एक नंबर लिखा होता है। आप डायल भी जिशान को करते हो, बैकएंड पे नंबर डायल होते हैं, ठीक। क्योंकि जो मेन कॉल सेंटर वाले हैं वो नंबर पे चलते हैं, नाम पे नहीं चलते। नाम मैंने मोबाइल में रखा हुआ है, मैं जिशान का नाम चेंज करके कुछ भी रख दूं, सर जिशान कर दूं, डॉक्टर जिशान कर दूं, हमारे टीचर कर दूं, ABC कर दूं, नाम मैटर नहीं करता, मैटर करता है पीछे का नंबर। सेम चीज, नाम मैटर नहीं करता, मैटर करता है IP एड्रेस 127.0.0.1। ये मेरे पास मेरे लोकल होस्ट सर्वर की IP एड्रेस है। इसी तरह फेसबुक के पीछे भी एक्चुअली उसकी एक IP एड्रेस है, गूगल के पीछे भी IP एड्रेस है, दराज.com के पीछे भी IP एड्रेस है। जो भी वेबसाइट आप उठाते हो उसके पीछे एक IP एड्रेस है, वो IP एड्रेस एक्चुअली मैटर करती है, लेकिन वो याद रखना बड़ी मुश्किल है। हर IP एड्रेस, फोन नंबर आजकल तो हमें याद भी नहीं है, हम नाम याद है, क्योंकि नाम आसान है भाई, बार बार पुकारना इजी हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पे भी हम नाम को पुकारते हैं, IP को नहीं पुकारते। तो जब आप सर्वर पे काम कर रहे हैं, लोकल पे काम कर रहे हैं, PHP के लिए लोकल होस्ट लिखे हैं 127.0.0.1, दोनों में से कुछ भी लिखे बात ही की है। 127.0.0.1 is the IP address of your local server and local host is the name of that server। यहां तक बात हुई क्लियर? फैंटास्टिक। तो ये जब चीज चलने लग गई, अब वापस आ जाते हैं भाईजान PHP के ऊपर, ठीक। मैंने कहा कि मैं फिलहाल W3 स्कूल्स के एज ए नोट्स की सूरत में इसको यूज कर रहा हूं, ताकि मुझे एडिशनल आपको एक्स्ट्रा नोट देने की जरूरत ना पड़े। नाउ W3 स्कूल्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं? मैंने कहा कि इट प्रोवाइड्स नोट्स इन अ वेरी सिंपल एंड इजी फॉर्म, ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, टेक्निकली टू द पॉइंट बातें हैं, और बड़ी इजीली 1-2 घंटे में अगर आप इसको पढ़ने बैठो आप बड़े आराम से कर लेते हो,
ठीक है, तो इसकी एडवांटेज ये मिलता है कि मैं 1-2 घंटे में अगर बैठूं तो मैं पूरी पीएचपी को बेसिक सारी समझ सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा आप हजरत यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे लाखों ट्यूटोरियल्स पीएचपी के और पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, आप किसी को भी रिफर कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप किसी को रिफर करो। साथ साथ आई विल बी शेयरिंग दिस बुक एज वेल। ये एक और बुक है जिसके प्रीवियस वर्जन भी मैंने शेयर किए हुए थे, पीएचपी नोट्स फॉर प्रोफेशनल्स। ये नोट्स की भी एक बुक है जिसमें सिर्फ नोट्स लिखे हुए बुक्स नहीं है। ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत लंबी है। ठीक है, 400 पेजेस में पीएचपी के तकरीबन सब चीज़ें कवर की। तो इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल कि ये भी आपके पास हो, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जाते हैं तो जब हम फंसते हैं ना कि यार ये चीज़ कैसे की जाए, एरर निकालने के लिए कि ये कोड निकालना है, वैलिडेट करना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो फिर मुझे रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो दिस बुक हैज़ अ वेरी नाइस रेफरेंस विद अ लाइब्रेरी एंड इंडेक्स काइंड ऑफ थिंग। उसमें उसने बहुत अच्छी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ऑलमोस्ट पीएचपी के सारे कॉन्सेप्ट्स को उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये चीज आ गई यहाँ पे। फिर इसने बहुत बेसिकली टू द पॉइंट बातें बताएंगी कि भाई मैं कैसे पीएचपी में काम करूं। तो यू कैन रिफर टू दिस बुक एज वेल। आई विल बी रिफरिंग W3 Schools एज अ नोट्स। आ जाते हैं पीएचपी के ऊपर। नाउ इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली। हाउ डू वी राइट पीएचपी कोड? इन ऑर्डर टू राइट द पीएचपी कोड, बेसिकली व्हाट वी डू इज वी राइट HTML, वी राइट अ पीएचपी स्टेटमेंट एंड वी राइट HTML कोड। इसी चीज़ को मैं दोबारा से अपने एंड पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करके अपने सर्वर पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक, हमने क्या किया, हम आ जाते हैं वापस PHP Storm के अंदर। ठीक है, मैं आ गया PHP Storm के अंदर। आई थिंक पानी गिरा है, क्या गिरा है, बटन माउस मेरा खुद ही चल रहा है। ओके, मैंने आके कर दिया न्यू प्रोजेक्ट। वंस आई क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ कि जहाँ भी रखना चाहूँ। इस आई थिंक कुछ हुआ है कीबोर्ड को, ये खुद ही चल रहा है। If you're here for the first time, please don't forget to visit my page and subscribe the channel. You will find that on my channel there are more than 500 video lectures based on PHP, Mail scripting, Maya embedded language, 3D graphics, from developing HTML, CSS, JavaScript to working on Android, Photoshop, multimedia technology, and so on and so forth. So these tutorials will be very helpful and very productive for you. So don't forget to subscribe, hit that bell icon, and receive notifications regularly.